नमस्कार, आदाब। मैं प्रशांत हूँ। फ्रीडम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। और आज गांधी का रास्ता में एक बहुत खास विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सोच की आज़ादी। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस और साहित्यकार वीएन राय साहब हैं, और हमेशा की तरह वी के त्रिपाठी साहब हैं, आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर, गांधीवादी और एक्टिविस्ट। ये सोच की आज़ादी के मायने क्या हैं? ये कैसे ये फ़र्क है अभिव्यक्ति की आज़ादी से? ये सोच की आज़ादी का एक सिलसिला लंबा चला है, कई 100 साल का सिलसिला। लेकिन आज के भारत में, आज की दुनिया में इसने एक इंडस्ट्रियल रूप ले लिया, यानी एक युद्ध स्तर पर औद्योगिक तरीके से जनता की या समाज के सोचने के तरीकों को बदला जाता है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति है कि किस तरीके से जनता की संवेदनाएं खत्म करके समाज की, और उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। जब 1991 में अर्थनीतियां नए तरीके से भारत में आई, तब इस पद्धति का बहुत खुले रूप से इस्तेमाल हुआ और समाज को एक नागरिक की जगह ग्राहक बना दिया गया, कंज्यूमर बना दिया गया। और ये जो रोबोट की तरह जिस तरीके से इंडिविजुअल इस्तेमाल होते हैं, जिस तरीके से समाज इस्तेमाल होता है, अब मौजूदा रिजीम ने उसी समाज को, जिसको पिछली रिजीम ने ग्राहक के रूप में तब्दील किया था, इन्होंने इसको एक लिंच मॉब के तरीके से इस्तेमाल कर लिया। इस पूरी रणनीति में, इस पूरी कारगुजारी में सोशल मीडिया ने इसमें एक नया आयाम दिया, या उसको नई गति दे दी। और इनका बिजनेस मॉडल, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इनका बिजनेस मॉडल नफरत पे ही चलता है। जितनी ज़्यादा समाज में नफरत होगी, उतना उनको ट्रैफिक आएगा, जितना ट्रैफिक आएगा उतना रेवेन्यू होगा। तो आज हम अपने दोनों मेहमानों से यही समझेंगे कि ये सोच की आज़ादी क्या है, किस तरीके से समाज, देश के लोगों को नागरिकता से हटाकर, अपने अधिकारों के सोच से हटाकर एक ग्राहक के रूप में, एक लिंच मॉब के रूप में कैसे बदला जाता है। नोएम चॉम्स्की ने इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट भी कहा था। तो त्रिपाठी जी, जरा शुरुआत आपसे करते हैं ताकि सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, और फिर वीएन राय साहब से क्योंकि उनका लंबा अनुभव पुलिस का भी रहा है और संवेदनशील व्यक्ति है, क्योंकि साहित्यकार भी हैं, तो उनकी दोनों उनकी जो स्किल सेट है उनके पास, उसकी हम लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो त्रिपाठी जी, ये सोच की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी से फर्क कैसे है, और ये समाज को क्या रूप दे रही है, और इस पे शुरुआत करते आपसे पहले। जी, ऐसा है कि सोच हर इंसान का अपना खुद का होता है, उसके दिमाग की, उसके अनुभव के आधार पर आदमी सोचता है। दिक्कत ये है कि देखने की जो फैकल्टी है इंसान के दिमाग में, वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। आप खोल के देखेंगे तो चीजों को समझ में आएगा, तो उसके बारे में विचार करेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी ये हो गई है कि इंसान के अंदर जो प्रेजुडिस नाम की चीज है, गलत धारणाएं कि मुसलमान ऐसा होता है, हिंदू ऐसा होता है, कम्युनिस्ट ऐसा होता है, हमने खाके बना रखे हैं, दिमाग में इमेजेस बना रखी हैं, तो वो परसेप्शन को रोकती है, ऑब्जर्वेशन को रोकती है, और इंसान फिर सोचता नहीं है, धारणाओं के हिसाब से एक्सप्रेस करता है अपने आप को। उसमें सच्चाई नहीं होती, उसमें सेंसिटिविटी या रिश्ता नहीं बनता। वरना बातचीत में अभिव्यक्ति के जरिए इंसान से जुड़ता है। लेकिन ये तो बिल्कुल एक कागजी चीज है। सोच कहते जरूर है उसको कि भाई ठीक है, आप दूसरों से नफरत कर रहे हैं, उससे घृणा कर रहे हैं, तो ये भी एक सोच है कि कौन कितना गंदा है, लेकिन वो दरअसल एक रिएक्शन है, वो सोच है नहीं उसमें। सबसे बड़ी मुसीबत ये है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अमेरिका में रहता था 1982 में। तो अमेरिका में उन दिनों ये खबर आई कि, और टेलीविजन पे बहुत दिखाई गई कि इजराइल ने हमला कर दिया फिलिस्तीनियों पे, और फिलिस्तीनी लेबनान पे हमला किया। वहाँ फिलिस्तीनी कैंप थे, उसमें करीब 20,000 के करीब लोग मारे गए। जब मैं यूनिवर्सिटी के लोगों से बातचीत करता था, अदरवाइज
जो सोच की बड़ी आजादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, क्लास में मास्टर पढ़ा रहा है, आप बैठे बैठे मूंगफली खाते रहो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते, इतनी आजादी है वहां पे। लेकिन जब मैं चर्चा करता था प्रोफेसरों से, वैज्ञानिकों से और बड़े जिम्मेवार लोगों से, तो वो लोग बात करने में कतराते थे। वजह ये थी कि हुकूमत वहां की जो थी, अमेरिका, वो मदद कर रही थी इजराइल की। तो लोग सरकार के खिलाफ बोलने में, इन गंभीर मुद्दों पर बोलने में डरते हैं। अमेरिका में फियर है, कहने को बड़ी फ्री सोसाइटी है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा जो वैज्ञानिक समाज है, 300 बरस से मॉडर्न साइंस के बड़े बड़े वैज्ञानिक खड़े हुए, और कहने को तो साइंस ने चंद्रमा पे आदमी भेज दिया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो भी जब पड़ताल कर ली, सब कुछ कर लिया, यूनिवर्स की आप एक्सप्लोर कर रहे हो। लेकिन वही वैज्ञानिक, जब ओपनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाया परमाणु बम बनाने का, और परमाणु बम बन गया, तो गिराया गया वो जापान पे, जबकि लड़ाई बंद होने वाली थी, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ओपनहाइमर को गिरफ्तार कर लिया गया। ओपनहाइमर ने यह कहा था कि भाई ये ठीक नहीं किया, लेकिन उनकी टीम में तमाम नोबेल लॉरिएट्स थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि आप कागजी तौर पर बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट भी बन जाएं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, लेकिन आपकी नजर बंद रहती है और आपका सोच बंद रहता है, और ये बड़ी बीमारी है। और एक और उसका इस्तेमाल इंपीरियलिज्म ने क्या किया, जब मैं अमेरिका में रहता था तो उस वक्त तमाम मुल्क थे, निकरागुआ था, अल सल्वाडोर था, जहां पे अमेरिका इंटरवीन करता था जी। और जिन मुल्कों में के रिश्ते कम्युनिस्टों से अच्छे होते थे, उन मुल्कों की सरकारें गिराने के लिए, वहां तानाशाहियां लाने के लिए, कू कराने के लिए उसकी फॉरेन पॉलिसी चलती थी। और बहाना यह बनाया जाता था कि कम्युनिज्म जो आता है ना, वो वहां पे सोच की आजादी को खत्म कर देता है। अरे भाई, बोलने की आजादी को खत्म करना तो सेकंड स्टेप है, पहली चीज तो सोच की आजादी को ही खत्म करता है आपका ये सिस्टम। इंपीरियलिज्म सोच की आजादी, आपको सोच ही ना सको, आप देख ना सको, इतने प्रेजुडिस्ड हो जाओ कि आपको सच सच ना दिखे, न्याय अन्याय का फर्क समझ में ना आए, समझ में ना आए। तो ये तो एक मसला हुआ, यानी सोच की आजादी, यानी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं जार्गन में, लेकिन दरअसल ये एक वेपन के रूप में इस्तेमाल हुआ कि सद्दाम हुसैन को मारना है। अरे भाई, क्योंकि तो तानाशाह है, क्योंकि वो लोगों को बोलने नहीं देता, पूरा झूठ के आधार पर ये तमाशा खड़ा किया गया। अब हमारे मुल्क में आपने बहुत सही बात रखी कि हमारे मुल्क में इस वक्त दौर क्या चल रहा है, इसमें सरकार वगैरह तो अपनी जगह है, उनका कसूर अपनी जगह है, लेकिन मैं पढ़े लिखे लोगों से एक दरखास्त करना चाहता हूं कि आप लोग हिंदुस्तान के उन प्रिविलेज्ड लोगों में से है, 10-15% लोग जिनको उच्च शिक्षा का मौका मिला है, लेकिन आप कम से कम जिस समाज में रहते हो उनको आंख खोल के देख तो लो। 80% आदमी हमारे यहाँ कैसे गुजर बसर करता है। आप उसको खांचों में न मत बांटो कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू उसके ऊपर राजाओं महाराजाओं की तस्वीरें मत थोपो। कम से कम अपने देशवासियों को आंख खोल के देख तो लो कि वो किस तरीके से मुकम्मल इंसान है, आप ही की तरह, और आपसे खुले जहन के हैं, आपसे ज्यादा मोहब्बत का जज्बा उनके अंदर है, लेकिन आप उनकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाते हो कि तू तो घुसपैठिया है, क्योंकि तेरी जात अलग है, तेरा धर्म अलग है, तू संस्कृति को बहस खराब कर रहा है, क्योंकि तू दूसरे समुदाय में शादी कर लेता है। यानी ये मैं गुंडे बदमाशों की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है वो सोच के मामले में अभी आजाद हो नहीं पाया, क्योंकि उसकी परसेप्शन नहीं है, वो घिरा हुआ है प्रेजुडिस से और खुदगर्जी से भी। अहंकार और जो खुदगर्जी है, दोनों बातों से ऐसा उसका दिमाग आक्रांत है कि वो सोचने के काबिल नहीं है। मैं चाहता हूं कि सोचने की आजादी के साथ साथ सोच की आजादी महत्वपूर्ण है। उसके बारे में और चर्चा करेंगे फिर, सरकार किस तरीके से उसको इस्तेमाल करती है, वो अपन फिर चर्चा कर ले। राय साहब से जानते हैं कि राय साहब, आप तो पुलिस में भी रहे लंबे समय तक, और ज्यादातर प्रोफेशनल करियर आपका पुलिस में रहा, लेकिन साहित्यकार भी है आप, संवेदनशील व्यक्ति भी हैं, विचारक भी हैं। आप पूरे अपने पुलिस के कार्यकाल में और एक जब समाज में आपने काम करना शुरू किया, तो ये जो सोच की आज़ादी है, किस तरीके से जो भारत का संविधान है उसको लागू होने में कैसे ये बाधक है,
कैसे ये बराबरी के सिद्धांत को के सामने एक रुकावट बनी हुई है, राय साहब? जी देखिए, त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी तरह से विषय एक तरह से उसको फोकस कर दिया है। मैं समझता हूँ, देखिए ये जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया, मनुष्य ने भाषा ईजाद कर ली, मनुष्य ने किताबें लिखनी शुरू की। कुछ किताबों के बारे में ये दावे किए कि आसमानी किताबें हैं, ये तो ऊपर से आई हैं। इन सब इस पूरी प्रक्रिया में आप ये देखेंगे कि ये लगातार एक द्वंद्व चलता रहता है, एक हैव्स का और हैव नॉट्स का। आपने बहुत बढ़िया चॉम्स्की को कोट किया कि कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है ओपिनियन, ये उसका उदाहरण था। और मेरा अपना मानना है कि धर्म इसमें सबसे बड़े बाधक थे। दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो क्रिश्चियनिटी थी, जो जुडाइज्म था, या जुडाइज्म पहले था, क्रिश्चियनिटी थी, इस्लाम आया, हिंदू या दूसरे पारसी इस तरह के धर्म आए, इन सब में खास तरह का सुरक्षा बोध था। ये कोई भी अपने मानने वालों को सोचने का अधिकार नहीं देना चाहता था। और इसीलिए ये हुआ कि आप पाएंगे कि बच्चे को पैदा होते ही एक धर्म थमा दिया जाता है। किसी धर्म में इतना सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है कि वो अपने यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को कहे कि तुम 18 साल तक आजाद हो, 18 साल के बाद तुम अपना धर्म चुन लेना। वो पैदा होते ही उसको उसके कान में कोई मंत्र पढ़ दिया जाता है, कोई आयत दोहरा दी जाती है, उसका बपतिस्मा करा दिया जाता है। मैं कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, असुरक्षित है कि अगर इसे हमने आजाद किया, सोचने की आजादी दी, तो हमारे चंगुल से भाग जाएगा। तो ये शुरुआत लगभग वहां से होती है। ये आप भारत का जो आजादी का आंदोलन है, वो एक तरह से इस परंपरा के खिलाफ विद्रोह था। गांधी का एक, मुझे तो गांधी की पूरी उपस्थिति बड़ी विलक्षण इस अर्थ में लगती है कि गांधी ने सारे धार्मिक सिंबल्स लिए, लेकिन धार्मिक सिंबल्स लेने के बावजूद जिस तरह से गांधी अपने विचारों की आज़ादी की बात करते हैं, या दूसरों की आज़ादी का, दूसरों के विचारों का सम्मान करना सिखाते हैं, उससे खास तरह का कि ये की रंगत मिली पूरे आज़ादी की लड़ाई को। और इसी का नतीजा था ये भारतीय संविधान बना। आप जरा अंदाज लगाइए कि 1947 में जब ये तय कर दिया गया, कुछ लोगों द्वारा तय कर दिया गया, जाहिर है कि मेजॉरिटी को तो इस बारे में अपना इजहार ख्याल करने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने तय कर दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन हैं, ये साथ नहीं रह सकते। तो कितना आसान था उस समय, और हमारे बगल में एक इस्लामी राज्य बन रहा था, तो ये कितना आसान होता है कि भारत को एक हिंदू राज्य बना देते। लेकिन ये उसी गांधी की परंपरा का नतीजा था, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक खास तरह की एक ज़हती की और एक विचारों की आज़ादी की के मूल्यों को जो समर्थन करता था। ये उसी आज़ादी की लड़ाई की प्रक्रिया का नतीजा था कि जो हमने संविधान बनाया, उसे एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया। उसमें संविधान के मुताबिक सबको बराबर का हक दिया गया, अपने धर्म को मानने का और अपने धर्म के पालन करने का, अपने धर्म के प्रचार का ये अधिकार दिया गया। तो ये एक तरह से सोच की आज़ादी को रिकॉग्नाइज करने का मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रयास था जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में हुआ। किसी धार्मिक पुस्तक ने इस आज़ादी को रिकॉग्नाइज नहीं किया था जो भारतीय संविधान ने किया। लेकिन जाहिर है कि वो भारतीय संविधान एक तरह से एक ऐसा प्रयास था जो काफी हद तक एपेक्स पर तो वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता था, लेकिन नींव में, यानी दिल्ली में तो बैठ करके आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, लेकिन लखनऊ में, पटना में, रांची में, इन सारी जगहों पर जो शिक्षा नीति बन रही थी, जिस तरह से राज्य बिहेव कर रहा था खासतौर से अपने अल्पसंख्यकों के साथ, वो एकदम उसके बरक्स एकदम उल्टा था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो लगातार हम व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बहुत अच्छा अभी त्रिपाठी जी ने इसमें डिफरेंशिएशन स्पष्ट किया कि कैसे सोचने की आज़ादी और बोलने की आज़ादी दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क है। कई बार हमें लगता है कि हमें बोलने की आज़ादी दे दी गई तो हम मान लेते हैं कि हमें सोचने की भी आज़ादी, लेकिन ये सोचने की आज़ादी उसी तरह है, मतलब हम सोचना किस तरह से गाइडेड हो सकता है, किस तरह नियंत्रित हो सकता है, इसका एक उदाहरण तो अभी वो दे रहे थे त्रिपाठी जी ही, कि जो फिलिस्तीन वाला, जो इजराइल और फिलिस्तीन के रिश्ते बता रहे थे, आपको पता है कि हम अमेरिका जो डेमोक्रेसी की बात करता था, हमेशा फौजी हुकूमतों का समर्थन करता था। 20-25 फौजी हुकूमतें लगातार दुनिया में होती थी,
जो अमेरिका की डेमोक्रेसी के समर्थन से चलती थी। जी सोवियत रूस को तो वो कहता था ये लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन वो खुद ये काम करते थे। इसीलिए अभी जो हवाला उन्होंने फिलिस्तीन का दिया, उसमें मुझे याद आया कि सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या जॉर्डन में हुई, जो जियाउल हक उस जमाने में ब्रिगेडियर था, जो बाद में पाकिस्तान का फौजी हुक्मरान भी बना, जनरल हुआ। वो ब्रिगेडियर जियाउल हक के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी ब्रिगेड था जो जॉर्डन के शाह ने अपनी हिफाजत के लिए रखा था, और वो ब्लैक सितंबर के नाम से अभी भी फिलिस्तीनी याद करते हैं कि जितना, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इजराइल ने मिलकर जितने फिलिस्तीनियों को नहीं मारा, उससे ज्यादा ये जियाउल हक की फौज ने मारा। लेकिन ये बात तो दुनिया को नहीं बताई, क्योंकि जियाउल हक उस समय अमेरिका के समर्थन से चल रहे थे, तो लिहाजा ये बात बहुत सालों बाद पता चल पाई कि फिलिस्तीनियों के ज्यादा बड़े हत्यारे तो पाकिस्तानी फौजी थे। बहरहाल मैंने इसका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया कि हम बोलने की आजादी और सोचने की आजादी में हमें फर्क कई बार नहीं कर पाते बिल्कुल जी, क्योंकि हम बोलते वही है जो हम सोचते हैं, और सोचते वो है जो हमें सोचने के लिए मजबूर किया जाता है या जो सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस फर्क को भी हमें याद रखना चाहिए। जी, यही आजकल की जो जिसको कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रूथ पीरियड, यानी पोस्ट ट्रूथ पीरियड जो, और पोस्ट ट्रूथ पीरियड से एक और नई इजाद हुई, वो अधिनायकवाद की इजाद हुई कि जो डेमोक्रेसीज में डिक्टेटरशिप के तरीके के एक अधिनायकवादी नेता है, और उसको अंग्रेजी में एक टर्म है नजिंग टूवर्ड्स समवेयर समथिंग, यानी किसी तरफ प्रेरित कर देना पूरे समाज को। यानी अगर प्रधानमंत्री आकर ये कह रहे हैं कि किसान जो है वो सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें, तो एक तरीके से वो समाज को सोचने के लिए ये बाध्य कर रहे हैं कि किसान अपने अधिकारों की मांग ना करें, ये संपत्ति की रक्षा करें। तो देखिए, भारत में ये जो मोदी का उदय है, ये तो आप बहुत सही आपने नब्ज पकड़ी है। पूरी दुनिया में जो दक्षिण पंथ का उदय हो रहा है, ये उसका एक नतीजा है। और पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ किस तरह से उदारता को नष्ट कर रहा है, किस तरह सहिष्णुता को नष्ट कर रहा है, किस तरह धार्मिक भाईचारे को नष्ट कर रहा है, मोदी तो उसका एक छोटा सा उदाहरण है जो आपको दुनिया भर में भी दिखेंगे। जी बिल्कुल, ट्रम्प है या ब्राजील में इस तरीके की नेता लीडरशिप आई। त्रिपाठी जी, मैं एक जैसे जो राय साहब ने एक बात कही कि जो संविधान बना और उसमें बराबरी का हक मिला, ये बराबरी का हक जो हमारे खासकर हिंदू समाज की जो सदियों पुरानी एक हायरार्किकल सिस्टम है, उसके प्रति भी चुनौती था। तो ये जो असुरक्षा की भावना है, और उसके बाद फिर बाजार और सत्ता का खेल करने वाले लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो एक पूरा सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप देखिएगा, और आजकल के समय में कि किस तरीके से नागरिक होने का बोध जो है वो खत्म किया जा रहा है, और एक उसके अंदर से जो टॉलरेंस है, जो दूसरे समाज के दूसरे लोगों के प्रति जो उसकी सम्मान होना चाहिए, वो खत्म हो रहा है। तो ये भी एक सत्ता का खेल है जो ये हो रहा है, और पूरा समाज एक रोबोट की तरह कन्वर्ट हो गया है। जी जी जी, ऐसा है कि अभी मैं दादरी गया था जी, अखलाक का वहां पे कत्ल हुआ था, लिंचिंग हुई थी, मारा गया था उसको। तो वहां पे लोगों से बातचीत कर रहा था, और मैं उसके 9 महीने बाद गया था। मुझे उम्मीद थी कि शायद गांव में अब लोगों के अंदर अपने किए का पछतावा होगा और अपनी गलती का एहसास करेंगे। तो एक लड़के ने तो किया जिसका भतीजा बंद था। उस आदमी बोला कि भाई किया तो इन लोगों ने गलत था, हालांकि मेरा भतीजा बंद है उसके मारने के जुर्म में, लेकिन बहुत बुरा किया अखलाक के साथ। ऐसे 2-4 और लोग भी गांव में मुझे मिले, लेकिन बाई एंड लार्ज वो कहते भाई ठीक किया। कारण ये है कि हमारे हिंदुस्तान का जो संपन्न वर्ग है, ये खाते पीता नौकर पेशा आदमी है जिसकी आमदनी अच्छी खासी है, उस दिमाग में उसको इस बात का इल्म नहीं है कि वो किन का शोषण कर रहा है, किन की मेहनत की कमाई खा रहा है, और उस शोषण को करते हुए वो एक सेंस ऑफ एलान, बड़प्पन का भाव जगाना चाहता है, और फिरकावारियत, सांप्रदायिकता या नकली देशभक्ति उसमें वो झूठा गुमान पैदा करती है। यही हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान में
इस संपन्न वर्ग के या खाते पीते तबके के दिमाग में एक जहर भर दिया गया है, क्योंकि वो मतलब उसको इतनी भी अकल नहीं है कि जो आज मेहनतकश आदमी आज दंगे में मारा जा रहा है, उसके बाप दादे औरंगजेब के जमाने में, बाबर के जमाने में, पृथ्वीराज चौहान के जमाने में, भगवान राम के जमाने में मजदूर थे। इन सब बादशाहों ने उसका शोषण किया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। राजशाही ने शोषण किया है, व्यापारी तबके ने शोषण किया है, इलीट ने शोषण किया है। लेकिन इस बात को वो सब नजरअंदाज करके कहेगा तू तो बाबर की औलाद है, तू काफिर है। एक हिंदू मजदूर को काफिर कहेगा, मुसलमान मजदूर को बाबर की औलाद कह के जलील करेगा। ये हमारे एलिट का कैरेक्टर बन चुका है, और इसलिए वो सोच के मामले में इट विल टेक टाइम कि इनको दिमाग में इनको जगाया जाए। और एक आपने शुरू में बात रखी थी कि इसका सोल्यूशन क्या है, मैं समझता हूं कि जेएनयू इसका एक अच्छा उदाहरण है। जेएनयू में बच्चे आम परिवारों के पढ़ने आते हैं, तो सामाजिक सवालों पर उनका सोच मैंने देखा खुला सोच है, वो सोच सकते हैं, दिमाग बंद नहीं है उनका। और उन्हीं के सोच की वजह से उन पे इल्जाम लगा दिए जाते हैं, तुम तो एंटी नेशनल हो। कश्मीर के सवाल पर सच बोलने की हिम्मत अगर कोई बच्चा कर लेता है, तो उस पर हुकूमत वाला जो पार्टी है, उनके जो 1 मिनट में उसको एंटी नेशनल बता देंगे, उसको एंटी नेशनल कह के मारते हैं, उस पर गिरफ्तार करवा के मुकदमा चलवाते हैं, ऐसी धाराएं लगवा देते हैं कि जिनसे निकल ना सके। नतीजा क्या है कि हमारे देश में ये फ्रीडम, और एक तरफ तमाशा क्या, आपको गांधी को गाली देनी है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, आपको नेहरू को गाली देनी है तो आपको अधिकार, बोलने का अधिकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और जहां पर आपके जो जुल्म है कि आप अदना से आदमी को, जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, सिर्फ कुछ सच्ची बात कह दी, आपके जुल्म के बारे में शब्द बोल दिए, तो आपने कहा कि साहब ये तो देश के खिलाफ है। ये जो सिस्टम सस्टेन्ड एग्रेशन है बोलने की आजादी पर, सोचने की आजादी पर, ये एक गंभीर चुनौती है। और इस आजादी के पे जो हमला है, दरअसल गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी पॉलिटिकल फ्रीडम, कि हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, हमें उससे आजादी हासिल करनी है। इस वक्त हमारे सामने एक दोहरी आजादी का मसला खड़ा हो गया है कि हमारे सोच पर हुकूमत या हुकूमत से जुड़े हुए आरा किस्म के लिंचर्स या हुकूमत का पैराफर्नेलिया, चाहे वो अफसर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, अगर इनकी पार्टी का बिठा दिया गया तो बिल्कुल सही सोचने वालों के ऊपर वो मुश्किलें खड़ी करेगा, तरक्की में दिक्कतें पैदा करेगा, झूठे इल्जाम लगा के उनको बर्खास्त करेगा, या फिर इनका पुलिस वाले इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो एक तो ये हमला है। दूसरा हमला कॉरपोरेट का है, जिसका आपने जिक्र किया था। कॉरपोरेट और हुकूमत के दोनों इंटरेस्ट इस वक्त मिले हुए हैं। उनका मीडिया, कॉरपोरेट का मीडिया चलता है, और इनकी पूरा प्रशासन, पुलिस और सेना का भी दुरुपयोग करने में इनको कोई हिचक नहीं है। जबकि 1971 के बाद से हिंदू तमाम मुल्कों के जितने भी जंगें हुई हैं वो बेनतीजा रही हैं। हमने भी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, कारगिल की एक जरूर लड़ी थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन दैट इज नथिंग। जिस मुल्क की 50 लाख मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उसके लिए एक लड़ाई लड़ ली कारगिल की, ठीक है कि वो हुआ, बुरा हुआ। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंटरनल इनसिक्योरिटी लोगों में पैदा हुई, दंगे फसाद हुए, हत्याएं हुई, खौफ पैदा किया गया, और उसमें मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया। ये अजीब बात है। तो मैं चाहता ये हूं कि जैसे सुकरात ने एक जमाने में, जीसस ने एक जमाने में, मोहम्मद ने एक जमाने में, गांधी ने एक जमाने में सच के हक में अपनी जान की बाजी लगा दी, मर गए या देश निकाला लेके चले गए, उसी सूरत की फिर जरूरत है। ये सच की आजादी हल्की चीज नहीं है, ये इंसान के वजूद का मसला है। और आम अवाम सुकून से रह सके, 80% आदमी सुकून से जी सके, इसके लिए जिस तबके में बोलने की सलाहियत है या बोलने के मौके हैं, उसमें ये भगवान आत्मशक्ति पैदा करे कि सच्ची बात सोच सके और सच्ची बात बोल सके। तो हुकूमत से टकराना है, इसमें कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म से टकराना है, ये इसमें छुपा हुआ है। लेकिन इंसान के अंदर कुदरत ने
बहुत ताकत दे रखी है। अगर आदमी आंख खोल के देखेगा तो सच देखेगा, और सच देखेगा तो उसमें सच कहने की ताकत आएगी आएगी। बिल्कुल। और मैं राय साहब से पूछता हूँ इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि क्या कुछ मॉडल ऐसा हो सकता है कि ये जो पोस्ट ट्रुथ का जो पूरा एक मुहिम चली हुई है, जिसका जैसे त्रिपाठी जी ने जिक्र किया कि सत्ता और कॉरपोरेट के साठगांठ है, और उसका नतीजा है कि पूरा जो मीडिया है, कॉरपोरेट मीडिया है, वो बिल्कुल झूठ अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। उसके साथ साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ये भी लगे हुए हैं। एक एग्जाम्पल हमको मिलता है कि किसानों के खिलाफ कितना दुष्प्रचार हुआ कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, दुनिया भर की बातें उनके बारे में हुई। लेकिन उसका जवाब उन्होंने क्या दिया किसानों ने? जो मैं 2-3 बार सिंघू बॉर्डर गया और मैंने देखा वहां पे, अब एक तो उन्होंने अखबार अपना निकाल दिया, ट्रॉली टाइम्स। छोटी सी एक पहल है, लेकिन एक सोल्यूशन जरूर दिखाई देता है। दूसरा कि मैं जब किसानों के बीच में देख रहा हूं, तो किसानों के बीच में इन कानूनों को लेकर, मोदी सरकार के बाकी दूसरे कारनामों को लेकर कि वो बंटवारे की बात करते हैं, वो क्या करते, वो पूरी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। लेकिन अगर आप शहरी समाज को देखेंगे, जिसने आईआईटी से पढ़ाई की है, जो अहमदाबाद का है, जो बड़ी पोजीशंस में काम कर रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो पूरा जो व्हाट्सएप का जहर है, नेहरू मुसलमान था, सोनिया गांधी के होटल हैं, दुनिया भर की सारा जहर वो अपने लिए हुए हैं, और उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये कैसे, ये जो कुएं सूख गए हैं विचारों के, इनको कैसे दोबारा इसमें पानी भरा जाए? देखिए, ये आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया कि ये विचारों के कुएं सूख गए हैं। खासतौर से सोवियत रूस के पतन के बाद, सोवियत रूस के खत्म हो जाने के बाद, और भारत जैसे समाज में 1990 के बाद से जब ये न्यू लिबरलिज्म आया, जब ये एक तरह से खुली इकोनॉमी की बात होने लगी, ग्लोबलाइजेशन का सवाल उठने लगा, तो ये बहुत तेजी से बढ़ा। और अब तो सही है कि इस समय जो हमारी सरकार और कारपोरेट दोनों इतने ज्यादा हैंड्स इन ग्लव्स हो गए हैं कि ये जी। पता लगाना बड़ा मुश्किल है। मैंने सुना है, और शायद सही होगा, कि एक बड़े घराने के पास 40-50 चैनल्स हैं, और अब तो आप जानते ही हैं कि प्रिंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक असर डालता है। बिल्कुल। ये भाजपा का तो एक पूरा स्कूल ही रहा है जो इसमें लगा रहा। पिछले चुनाव में देखें, 2014, 2015, 2014 वाले चुनाव, फिर 2019 वाले चुनाव, तो एक सोशल मीडिया का पूरा उनका एक स्कूल ही, जिसके लिए खास शब्द इस्तेमाल होने लगे हैं, वो लगातार एक्टिव रहता है। कैसे उन्होंने बहुत प्रयास करके, जो एक विपक्ष में कोई नेतृत्व उनका विकल्प हो सकता था, उसको जोकर और उसको पप्पू और उसको पता नहीं क्या क्या कहा। जी। किस तरह अभी जैसे त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया कि आप किसानों को, आपने कहा कि किसानों को कभी खालिस्तानी बना देते हैं, कभी किसानों को माओइस्ट बना देते हैं, जी। उनके पक्ष में कोई आवाज उठाए तो उसको अर्बन नक्सलाइट नक्सल। कहना देते हैं, अर्बन नक्सल कहना शुरू कर देते हैं। और वो चूंकि आप अगर इस समय देखें, जो हमारे मेन स्ट्रीम का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें सिवाय एक दो छोड़ के बाकी तो सब लगता है जैसे माउथ पीस है। हिज मास्टर्स या हर मास्टर्स वॉइस जो कहा जाता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये सारा का सारा, ये इतना बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का एक या डिकंस्ट्रक्शन का दौर है, जिसमें आपके लिए ये पता लगाना कि सच क्या है बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें हमें बहुत समझ बूझ करके और उन सारी शक्तियों को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, जो धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में, जो उदारता के पक्ष में, जो एकता के पक्ष में खड़ी हो। इस समय तो देश का सबसे बड़ा, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा संकट तो क्योंकि ये सारे मूल्य जिन पर हमारा संविधान खड़ा है, अगर ये मूल्य नष्ट हो जाएंगे तो भारत कैसे बचेगा? आपने देखा होगा, पाकिस्तान 25 साल भी नहीं चला, एक इस्लामी राज्य बनाने का खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि 25 साल में खत्म हो गए। हम एक उदार धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनने की कोशिश कर रहे थे, और मैं स्वयं विश्वास करता हूं कि अभी भी हमारी यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन कम से कम हमने ये बनने की कोशिश की, तो उसका नतीजा है कि हम 75 साल से एक बने हुए हैं। इस एकता के लिए खतरा है। अगर ये जो जिस तरह सरकार
नियंत्रण कर रही है। आपने देखा होगा FCRA एक्ट में जिस तरह के परिवर्तन किए गए कि वो सारे सिविल सोसाइटीज के लोग जो कुछ भी मुंह खोल सकते थे उन सब के गले दबाने की कोशिश की गई है। अखबारों में जिस तरह से विज्ञापनों को लेकर के जो नीतियां बनी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे बड़े कारपोरेट बिजनेस हाउसेस ने खरीदे हैं और उन बिजनेस हाउसेस के अपने हित हैं। ये जो कृषि के तीनों बिल दिखाई दे रहे हैं, इनमें लोग नाम लेके बता रहे हैं कि इनमें किन किन बिजनेस हाउसेस का हित इसमें स्वार्थ इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन इसका मुकाबला इसी तरह होगा जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से अभी भी कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं बिना किसी लाभ के अपना काम कर रहे हैं, तो उनको हमें मजबूत करना चाहिए, उन आवाजों को मजबूत करना चाहिए। जी। त्रिपाठी जी, बिल्कुल आखिर में, क्योंकि समय की हमारे पास समय की कमी है, तो थोड़ा संक्षिप्त में कि देखिए, कोई भी समाज अपने रोल मॉडल्स को देख के आगे बढ़ता है और हमारे समाज में रोल मॉडल्स की कोई कमी नहीं है। गांधी, नेहरू, टैगोर, प्रेमचंद, CV रमन, बोस, मतलब ध्यानचंद, किस फील्ड में हमारे पास रोल मॉडल नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इन सारे रोल मॉडल्स को इस समाज ने किनारे करके और गोडसे को अपना रोल मॉडल अगर बना लेगा तो ये जो सामाजिक पतन है, ये तो उसके लिए सुसाइडल है इस समाज के लिए, क्योंकि ये हाल हमने जर्मनी में देखा। और वो जर्मन समाज से अगर हम सबक नहीं ले रहे हैं और हमको जर्मनी की तरह ही बर्लिन वॉल खड़ी करके फिर समझदारी अगर पैदा करनी है, तो किस बात की समझदारी? जी, मैं एक अपना तजुर्बा बताऊं आपको, मेरे ख्याल से 2 मिनट ही लगेंगे उसमें। नाथूराम गोडसे का आपने नाम लिया, तो 2016 की बात है। वो हिंदू महासभा का एक दफ्तर है मेरठ में, उन्होंने ऐलान किया कि हम नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाएंगे अपने दफ्तर में। वहाँ एक मंदिर था, मंदिर के सामने मूर्ति लगाएंगे। तो मैंने कुछ परिचय निकाले और कैंपेन करता करता मैं वहां पहुंचा, उनके दफ्तर पहुंच गया। तो वहां 2 लोग बैठे थे दफ्तर में। तो मैंने कहा कि भाई, मैं विपिन त्रिपाठी हूँ, IIT में नौकरी करता था, रिटायर हो गया अब, तो आपसे थोड़ा बात करने आया हूँ। बोले बैठिए बैठिए। तो हमने कहा, आपने पता लगा कि आप नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगा रहे हैं? बोले जी लगा रहे हैं। हमने कहाँ लगा रहे हैं? बोले मंदिर के बगल में। हमने कहा जगह तो ठीक है। तो हमने कोई खास वजह? बोले हमारे नेता थे वो। हमने कहा तो ये तो बहुत सही बात है, मतलब हर आदमी को अपने नेता की मूर्ति लगाने का हक है। कोई गांधी की लगाए, कोई गोडसे की लगाए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बेजा बात नहीं है, लेकिन और कोई बात तो नहीं है। तो बोले गांधी जी ने देश के बंटवारे पे दस्तखत क्यों किए? मैंने कहा गांधी जी ने सन 33 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और उनका उस दस्तखत से कोई मतलब नहीं था, तो उनका दस्तखत नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर बोले हिंदुस्तान में मुसलमान रहते क्यों जब पाकिस्तान बन गया? तो हमने कहा बेटा, ये बात गंभीर है। हम 100 गोडसे की तारीफ बर्दाश्त कर लेंगे, 100 गांधी की बुराइयां बर्दाश्त कर लेंगे या तारीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये बात गंभीर है क्योंकि मुसलमान जिंदा है, गोडसे तो जिंदा नहीं है, गांधी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, आप जरा समझ ले वो हैं कौन। तब मैंने उससे कहा कि बंटवारा जब हुआ था हिंदुस्तान का, तो आम आदमी से नहीं पूछा गया था, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं था, सिर्फ एलीट लोगों ने तय किया। और क्या तय हुआ? उन्होंने कहा भाई इन सूबों पे हुकूमत मुस्लिम लीग की होगी, इन पे कांग्रेस की होगी, जो जहां चाहे रह ले। हमने कहा जिस आदमी के पास छोटी सी बकरी थी या गाय थी या झोपड़ी थी, उसको लेके कहां जाता? ना हिंदू पाकिस्तान से यहां आ सकता था, ना मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा सकता, तो नहीं गए। सरहदी इलाकों के लोग तो गए, लेकिन बाकी नहीं जा सकते थे। और उनका कसूर क्या था? जो इस मिट्टी में पला बढ़ा, इस मिट्टी में जिसकी पीढ़ियां गुजर गई, उसको आप भगा कैसे सकते हो? तो उसको तो मेरी बात समझ में आ गई। और जब मैं दिल्ली आया और IIT के अपने प्रोफेसरों से बातचीत करता था, तो उनको रैशनल गोडसे वाला जो हिंदू वो समझ में आता था। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो दिमाग में फितूर पैदा हो गया है, हमें महापुरुषों के रोल मॉडल, कोई किसी को माने, गोडसे को मान ले भाई मान लो, लेकिन या कोई जैसे किसी को रफी के गाने पसंद नहीं, किसी को सहगल के गाने पसंद नहीं, किसी को किसी के, कर लो भाई, हमें लाइक डिसलाइक्स में कोई हमें एतराज नहीं, लेकिन आप इंसान को आंख खोल के तो देखो। और अगर आप नहीं देखोगे तो आप देश के साथ दगा करते हो, आप देशद्रोही हो।
यही कि देश के लोगों जो देख नहीं सकता, बगैर बात के नफरत किए बैठा है, वो तो देशभक्त हो कैसे सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारी नई पीढ़ी इस बात को समझ ले कि उसकी साल्वेशन इस बात में नहीं है, उसकी मुक्ति इस बात में नहीं है कि कितनी दौलत कमा ली, कितने बड़े मजहब का, कितनी बड़ी बिरादरी का, कितने बड़े देश का है वो। ये सारे के सारे ऊपरी और नकली चीजें हैं। असली चीज है आपकी आंखों में सच्चाई है कि नहीं है, आपको दिखता है कि नहीं है। आई थिंक हमें लोगों की रूह जगाने की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। राय साहब, अंत में आपसे एक कमेंट ले लेते हैं, और ये कि जैसे आपने चर्चा की कि कम्युनिकेशन के माध्यम, या चाहे मीडिया की बात आप कर रहे थे, कम्युनिकेशन के माध्यम इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया है, जो आपके जैसे लेखक हैं, तमाम सारे जो युवा लेखक आ रहे हैं वो, और ख़ासकर सिनेमा, मैं सिनेमा की एक वेबिनार में था और मैंने उनको यही कहा कि आप अपने किरदारों के नाम और सरनेम भी बदलिए। आपने जिस तरीके से मुसलमानों को पोर्ट्रे करना शुरू किया 80 के दशक में, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपने उस पॉलिटिक्स को लेजिटिमेसी दे दी, केवल अकेले आरएसएस ने नहीं किया ये। तो इसमें जो साहित्यकार हैं, जो साहित्यकारों के मंच हैं, या वो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे रोल प्ले करें? देखिए, ये जो मन बनता है जनता का, उसको बनाने में तो ये जो जिन विधाओं का आपने जिक्र किया है, जिसमें साहित्य भी है, जिसमें सिनेमा है, जिसमें पेंटिंग है, जिसमें म्यूजिक है, इन सब का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आपने सही कहा कि आप एक सिंबल क्रिएट करते हैं, एक मुसलमान का जिक्र करते हैं, तो हिंदी सिनेमा में मुसलमान एक खास तरह से दाढ़ी रखे, गोल टोपी पहने, ऊंचे पायचे वाला पजामा पहने, या किसी आतंकी के उसमें, जैसे 62 के आसपास हम चीनियों को दिखाते थे। जी जी। भारत में बहुत सारे जो चीनी रह गए थे, जो कलकत्ता में जूता बनाते थे, दांत के डॉक्टर थे, उनको हम दिखाते थे जैसे कोई बहुत जोकर टाइप का कैरेक्टर हो और धूर्त या धोखेबाज किस्म का चरित्र हो। उसी तरह हमने मुसलमानों को दिखाया। तो ये तो बहुत बड़ा हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये आरएसएस या बीजेपी से ज़्यादा जो हमारे रचनात्मक विधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें मॉडल बनाती हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर के इस संविधान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इसकी इबारत नहीं जो 1949 के दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसे फाइनल किया था, बल्कि उस इबारत के पीछे भावना को भी, वो भावना जो भाईचारे की बात करती है, वो भावना जो उस जमाने में जब रक्त रंजित इतिहास था, जब बहुत बड़ी लगभग 100% हिंदुओं को और सिखों को पश्चिमी पाकिस्तान से भगा दिया गया था। उस समय भी गांधी जी ने इसी दिल्ली में अनशन किया और दिल्ली में क्लींजिंग नहीं होने दी, बल्कि गांधी के अनशन के बाद जो शर्तें तय हुई थी उसमें उन्होंने हिंदुओं और सिखों से इस पर भी दस्तखत करा लिया था कि जिन मस्जिदों पर उन्होंने कब्जा किया वो मस्जिदें मुसलमानों को वापस लौटाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो भारतीय संविधान हमें सिखाती है, और हमें उस कट्टरता और जो जहर फैलाने वाली मानसिकता है, जिसका नतीजा अभी हम लव जिहाद के नाम पे जो कानून बन रहे हैं या गो के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं, इन सब के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा हमको ये जो रचनात्मक हमारी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें साहित्य है, जिसमें सिनेमा है, जिसमें पेंटिंग है। आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, हमें इसके पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ साथियों ये एपिसोड यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। और जैसा आपने दोनों विद्वान लोगों से सुना कि हमको, आपको, सब नागरिकों को अपनी सोचने समझने की फैकल्टी, अपने सोचने समझने की क्षमता खुद पैदा करनी है। और आज टेक्नोलॉजी के युग में तो हर व्यक्ति के पास अगर फ़ोन है तो वो किसी भी तरीके के झूठ, फरेब, अफवाह को वेरीफाई कर सकता है। तो उसको ज़रूर वेरीफाई करें। अपने आप को मशीन ना बनने दें, रोबोट ना बनने दें, किसी और के इशारे पे चलने वाला। खुद सोचे समझें, अपने बुद्धि विवेक से काम लें, और ये अफवाहें और ये व्हाट्सएप पे के फॉरवर्ड से अपनी मानसिकता और अपनी दोस्ती दुश्मनी बिल्कुल न तय करें। तभी ये संविधान बचेगा, तभी ये समाज जो इतना खूबसूरत है वो बचेगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। हमारे YouTube चैनल को, हमारी वेबसाइट को लाइक शेयर करते रहें,
और जैसा आप नीचे देख रहे हैं कि स्क्रॉल पे चल रहा है कि कैसे आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम एक नॉन प्रॉफिट, जनता के पैसे पर चलने वाला जनता का मीडिया हाउस है। हम कॉर्पोरेट पैसे से नहीं चलते हैं, ना कॉर्पोरेट की आवाज़ की तरफदारी करते हैं। हम आपकी बात करते हैं और आपकी मदद की हमको हमेशा ज़रूरत होगी। अगले सप्ताह फिर गांधी के रास्ता में किसी और अच्छे विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।